नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अंबर जैदी और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, क्या पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ अपनी जो प्रॉक्सी स्ट्रेटजी है उसको नए तरीके से एक्टिव कर रहा है? क्या कश्मीर से दिल्ली तक चल रहा जो ये हम देख रहे हैं घटनाओं का एक सिलसिला है, इसके बीच एक लार्जर सिक्योरिटी पैटर्न जो है वो उभर कर आ रहा है? और क्या भारत को सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं बल्कि जो इंटरनल सिक्योरिटी और हाइब्रिड थ्रेट्स हैं उसके खिलाफ भी एक साथ लड़ना पड़ रहा है? नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे दो ऐसी डेवलपमेंट्स पर जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कई सारे नए नए जो सवाल हैं वो खड़ा कर दिए हैं। पहला डेवलपमेंट ये है कि मीडिया जो रिपोर्ट्स है वो आती है कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक सस्पेक्टेड पाकिस्तानी लिंक जैश ए मोहम्मद की जो कॉन्स्पिरेसी है उसका पता लगाया है, जिसमें वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर को टारगेट करने और दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने की जो साजिश है उसकी बात कही जा रही है। ये रिपोर्ट सिक्योरिटी इनपुट्स पर आधारित है और जो आधिकारिक जांच है वो जारी है। दूसरी तरफ कश्मीर में जो कुलगांव में घटना हुई है, जहां पर दो मजदूरों को पहचान के आधार पर, धार्मिक पहचान के आधार पर उनको मारा गया, तो सोचने वाली बात यह है कि इस तरह से अचानक से जो देश के अंदर हो रहा है, इन घटनाओं का क्या लिंक है? तो दोस्तों, इनको हिस्ट्री और फैक्ट्स और सबके आधार पर समझेंगे और समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल सुधाकर जी, जो इन सभी मामलों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। Thank you, Amber, and it's always a pleasure to connect with you through your channel. And आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी शुभकामनाएं। बहुत और धन्यवाद। बाकी आप come to the specific question, thereafter we'll सर, tackle मैं them. आपसे इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर पर तो भारत को हरा नहीं सकता, तो इंटरनल डिसरप्शन जो पैदा करता है, जो पैटर्न हमारे सामने आ रहा है सर, दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, और हमने देखा हुआ दिल्ली एनसीआर में कई सारे बड़े टेरर लिंक जो हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने उनका भंडाफोड़ भी किया है। अब ये बंगाल के सीएम को टारगेट करने की साजिश, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं, और आज कुलगाम की घटना। सर, क्या ये एक बार फिर से पाकिस्तान जो है एक जो ये रीसेंट टेरर अटैक्स है, किसी टैक्टिकल शिफ्ट का संकेत देखते हैं कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं हमारे व्यूअर्स का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर, उससे पहले पहलगाम वाला इंसिडेंट, ये 22 अप्रैल 2025 को हुआ था और 6-7 मई रात को ऑपरेशन सिंदूर हुई और सिंदूर के बाद ये 10 तारीख तक ख़त्म हो गया था। हिंदुस्तान का जो डॉक्ट्रिन कि एन एक्ट ऑफ टेरर इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ वॉर अगेंस्ट द नेशन, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, ये जो अनाउंस हो गया था। मुनीर साहब जो हैं, ये फील्ड मार्शल बने थे मेरे ख्याल से मई के आखिरी में, शायद 31 तारीख या 1 तारीख को कुछ था। मैंने एक आर्टिकल लिखा था 21 मई को, एक आर्टिकल लिखा था कि क्या क्या होने जा रहा है। तो जैसे जैसे लिखा हूँ, एक ये है कि ईरान का लड़ाई, यूक्रेन की लड़ाई, जैसे जैसे मैं प्रिडिक्ट किया हूँ ये सब सही उसी मुद्दों के ऊपर ये आगे की तरफ पैन आउट हो रहे हैं। और ये जो लड़ाई है, हमें आप मान के नहीं, आप ये ले लीजिए कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर को बंद नहीं करेगा। प्रॉक्सी वॉर उसका चलते रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान इसीलिए करेगा वो, क्योंकि वो एक एग्जिस्टेंशियल जस्टिफिकेशन है। एग्जिस्टेंशियल जस्टिफिकेशन किसके लिए? विश्व के लिए या अपने लोगों के लिए? ये अपने लोगों को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए और भौरा करने के लिए, घुमाने के लिए, सो आज के दिन में जब आप देखेंगे, जब जब वो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लिए हैं या लड़ाई का माहौल पैदा किए हैं या लड़ाई किए हैं, ये हमेशा उनका इंटरनल इंस्टेबिलिटी की वजह से आगे कदम। ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट आप अगर अपना ध्यान ले लेते हैं, हमारे 26 नौजवान लोगों को मार दिया उन्होंने, इनोसेंट पीपल को। तो उस समय अगर आप वातावरण देखेंगे कि पाकिस्तान ऐसा लग रहा है जैसे टूटने वाला या टूट चुका है, बिल्कुल एकदम डमाडोल परिस्थिति हो गया था। तो ऐसा समय में वो ये एक्शन करते हैं ताकि अंदर के जो पाकिस्तान के जो निवासी हैं इनको एकजुट कर सकते हैं, साथ में ला सकते हैं।
और ये भी थोड़ा बता दो, आज के दिन में आप बलूचिस्तान की बात करिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जे की बात करिए, आप उसको वो जो अवामी एक्शन कमेटी जो है ना, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनकी बात करिए, उनकी डिमांड जो है उसकी बात करिए, जो इलेक्शन हुआ है अभी, ठीक है ना, इलेक्शन का नतीजा वो भी देखिए, इमरान खान पार्टी को बिल्कुल ही उन्होंने दबा दिया पूरा एकदम, या ठीक है। फिर सो सारी सीटें निकाल ली। सारे सीटें निकाल, तो ये सारे चीजों को अगर आप देखेंगे, प्लस अफगानिस्तान का तालिबान जो है उनको ऊपर दबाव डाल रहा, अभी तो नया एक फ्रंट खुल गया है, ईरान वाला जो फ्रंट है वो सऊदी अरेबिया के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का जो साइन हुआ है पिछले साल या कोई महीना पहले, उसके तहत अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई अटैक करता है, दोनों के बीच में आपसी समझौता और इंटरप्रिटेशन, वो जो एग्रीमेंट का जो इंटरप्रिटेशन इस तरफ है, जैसे नाटो का क्लॉज 5 है ना, इसी तरह आर्टिकल 5, इसी तरह इन दोनों के बीच में ये बातचीत चल रही है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान की तरफ से कोई अगर हमला होता है या उसके प्रॉक्सी की तरफ से कोई हमला होगा, तो पाकिस्तान मजबूरन अपने लैंड से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए बाध्य होगा। यह बात इसलिए आया है निकल के क्योंकि इराक में एक है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, पीएमएफ बोलते हैं, वो क्या हबिल अल शाबिब, हबीद अल शाहिब, ये नाम के, जैसे सारे उनके प्रॉक्सी का एच से स्टार्ट होता है, तो ये शियाइट मुस्लिम का ग्रुप है, करीब करीब 40 अलग अलग कॉन्ग्लोमरेट को लेकर बना हुआ है, और ये इराक का एक ऑफिशियल, एक फॉर्मल इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन इनका जो स्ट्रेटेजिक लिंकेज है ये ईरान के आईआरजीसी के साथ है, समझ में आ रहा ना। तो एक और ये एक पार्टी, आप मजेदार बात यह है कि यूएसए और ये पार्टी, ये जो नाम ले रहा हूं, इसका कमांडर होते थे सुलेमान जी, मेजर जनरल सुलेमान, जिसको मार दिया यूएसए ने। ये दोनों पार्टी एक ही दुश्मन के पीछे पड़े थे, वो आईसिस, एक समय में 2017, लेकिन ये इसी पार्टी की वजह से या क्या कारण है पता नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने वो अलग थलग कर दिया है। एक जो प्रो शियाइट डोमिनेट जो प्राइम मिनिस्टर थे सिलेक्टेड, उनको साइडलाइन करके एक दूसरे को बुलाया है, अभी जो बुलाया था वॉशिंगटन में मिलने के लिए। तो बात यह है कि इनके ऊपर कुछ हमला हुआ है सऊदी अरेबिया और यूएस की तरफ से मिलके। क्यों किया है उन्होंने? क्योंकि सऊदी अरेबिया को कहना है कि इसी इलाका से, इराक के इसी इलाका से करीब 30-40 ड्रोन है कुछ दिन पहले फायर किया गया था, उनके जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट किया है, आरामको हो गया, और भी रिफाइनरी और उनका रिग्स है जहां पे जाके सीधा हिट किए हैं, वो काफी नुकसान पहुंचा है। तो इसकी जो रिटेलिएशन है उन्होंने इराक के ऊपर किया है। तो ये जो हमला हुआ है प्रॉक्सी, इनके ईरान के प्रॉक्सी से, इससे पाकिस्तान कह रहा है कि भाई ये जैसे हमला हो रहा है तो इसकी जवाब तो हम देंगे, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट हो रखा है, ये एक नया फ्रंट खुल गया है। आप देखिए, तो ऐसा हालत में क्या होता है, बलोच लिबरेशन फ्रंट, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, और आपका ये हो जाता है ये ईरान के साथ जो फ्रंट खोलने जा रहा है। प्लस सबसे और इंटरेस्टिंग बात है, सिंधुस्तान में जो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी था, वहां पे भी रोड के ऊपर लोग आने लगे। और जब पंजाब में करीब 15 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा होंगे नफरी, वहां के उसके अंदर अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप ऑलरेडी घुस चुके हैं। तो ऐसा परिस्थिति में आप देखेंगे कि तालिबान अफगानिस्तान हमला कर रहा है इनके ऊपर। ये जो उनका स्टेबिलिटी, कल ही था उनका जो खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का एक पुलिस चेक पोस्ट में करीब 15 या 16 पुलिसमैन मारे गए हैं, और पुलिस चौकी के ऊपर उन्होंने हमला किया है तालिबान या कोई टेररिस्ट ग्रुप। तो इस तरफ डेली कम से कम 15, 20, 25, 30, 40 मरते जा रहे हैं, बलूचिस्तान की तरह वाला, इसकी तरह वाला। तो ऐसा हालत में पाकिस्तान के पास कोई परिस्थिति इतना काबू में नहीं है जिससे वो ये जो हिंदुस्तान में जो शुरू किया है, हिंदुस्तान में हुआ क्या है, हुआ ये है कि अभी अमरनाथ यात्रा का टाइम है। अमरनाथ यात्रा के लिए वो बल्टाल से एक एक्सेस है, दूसरा है पहलगाम की तरफ से एक्सेस, दोनों एक्सेस जाते हैं, प्लस हवाई जहाज से भी जाते हैं, हेलीकॉप्टर से। तो एक पुलिस हेड कांस्टेबल है, उसको मतलब जैसे टारगेटेड किलिंग होता है वैसे उसको किया गया है। एक पुलिस हेड कांस्टेबल उधर अमरनाथ यात्रा के टाइम में, मतलब हर एक टारगेट का आप उसका व्याख्या कर सकते हैं, एलाबोरेट कर क्या हो सकता कारण, पुलिस को क्यों मारा।
ठीक है नहीं। और ये अमरनाथ यात्रा के टाइम में क्यों, अमरनाथ यात्रा ऐसा एक समय था, मैं खुद ही उसको ऑर्गेनाइज करता था उधर। एक समय था लोग बिल्कुल आ नहीं रहे थे, धीरे 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 करते करते आज का लोग जो है 5-6 लाख नहीं, ये करीब हाईएस्ट फिगर मेरे ख्याल से 9 लाख टू 11 लाख कभी कभी हुआ है। और इस बार जो है ज्यादा और फिगर उसको क्रॉस करेंगे। 2023-24 का अगर देखेंगे टूरिस्ट का, ये करीब 2.63 से लेकर 3 करोड़ के आसपास, यानी कि 2.5 से ज्यादा करोड़ है लोग टूरिस्ट आए थे। उसके बाद 1.5 करोड़ के करीब करीब आए थे 2024-25 में। 2025-26 में यह अंदाज किया जा रहा है ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं होगा। तो टूरिस्ट को किसी भी तरह वो अटैक करना चाहते हैं, ताकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी के ऊपर और लोगों की लाइवलीहुड के ऊपर। और पुलिस के ऊपर इसलिए कर रहे हैं मेरे विचार के मुताबिक, वो एक मैसेज देना चाहते हैं पुलिस फोर्स को कि अभी भी हम हैं यहाँ पे, आप लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल समझना चाहती हूँ कि ये तो समझ में आ रहा है कि जो पाकिस्तान लिंक्ड आउटफिट्स एंड टेरर आउटफिट्स, उनकी स्ट्रेटजी बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो रिपोर्ट्स और इनपुट्स आ रहे हैं इंटेलिजेंस, उसको अगर हम मानकर चलते हैं तो सर जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आखिर क्या है? उधर बंगाल के सीएम, वेस्ट बंगाल के सीएम को टारगेट करना, उधर हम कुलगाम में भी देख रहे हैं मल्टीपल हमें इस तरह के इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं, और प्लस लगातार इस तरह के जो आउटफिट्स हैं उनके नेटवर्क का लगातार सामने आ रही है, जो हमारी एजेंसीज उनको बस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल का, चलो आपने सवाल पूछ लिया, मैं बता देता हूँ कि इसके पीछे अमेरिका का CIA, चाइना का यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट और पाकिस्तान का ISI, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस हो रहा है। क्योंकि ये जो वेस्ट बंगाल इलेक्शन हुआ है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी साहब को रिंग करके बधाई दिया, लेकिन अंदर अंदर से कभी कोई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कोई स्टेट इलेक्शन की जीत के लिए वो बधाई नहीं देते हैं, इस तरफ कॉल नहीं किया जाता है। हाँ, नेशनल लेवल पे इलेक्शन हो रहा है, प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार या चौथी बार आते हैं तो उनको कॉल करना बात अलग है। इसका मतलब ऐसा कोई चीज हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप को वो अंदर ठीक तरह गया नहीं है, हजम नहीं हो पाया है, और मजबूरन उनको रीच आउट करके कॉल करके बधाई दिए हैं। तो इसका मतलब वेस्ट बंगाल इलेक्शन जो था एक सेंट्रल पॉइंट, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, उस लिहाज से आपको सोचना पड़ेगा। तो ये बीजेपी जो जीता है वहां पे, उनको ये पसंद नहीं किए। दूसरी बात, जमायते इस्लाम ये ISI का राइट हैंड है, ठीक नहीं। जमायते इस्लाम का जो रिप्रेजेंटेशन है बांग्लादेश में इस बार काफी हाई परसेंटेज हुआ है। ये मैं पढ़ रहा था 37% है, ऐसा कुछ काफी हाई परसेंटेज है। और जमायते इस्लाम के साथ आप ISI और ये जो जैश मोहम्मद, लश्कर तोयबा और आपका ISIS भी जोड़ गया, अलकायदा भी जोड़ गया है, हमास का भी नाम आ रहा है, हिजबुल्लाह का भी नाम आ रहा है, रोहिंग्यास भी है। वो खिचड़ी बन गया पूरा, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म तो पहले अफगान पाकिस्तान था, अभी बांग्लादेश में हो गया। डेमोक्रेसी मतलब रेस्टोर होने के बावजूद ये सारे चीजों को वो मना नहीं कर पा रहे रहमान साहब जो है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि लोगों की बात सुनना पड़ता है और ये जमायती के साथ धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। तो वो एक स्ट्रेटेजी बना रहे, काउंटर स्ट्रेटेजी, किस तरफ हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। और बीजेपी को पर्टिकुलरली पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, ये यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट का नाम इसलिए ले रहा हूं, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 अल्फा 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, 9 अगस्त 2019 को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब उन्होंने एयर डैश किया था, कहा चाइना में, 2 दिन बिताए उधर। 2 दिन के अंदर एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनाया उन्होंने कि हिंदुस्तान को किस तरफ एनसर्कल और उनको कैसे डिस्टेबलाइज करना है। उसके बाद 19 जून 2025 को एक मीटिंग हुआ था कुनमिंग, यूनान प्रोविंस का जो कैपिटल है कुनमिंग है, ठीक है ना। सो कुनमिंग के मीटिंग में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के जो फॉरेन ऑफिस के जो सीनियर ऑफिशियल उनके साथ क्या नाम दिया था, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। अब भाई इकोनॉमिक क्या कोलैबोरेशन करेंगे जब आप वहां पे पाकिस्तान को पारिया स्टेट बना रखे हो, वैसल स्टेट, और बांग्लादेश में सारे चीज के लिए आप पैसा दे रहे हो, और क्या बनाओगे आप। सो इसीलिए उसका नाम लेके उन्होंने, उसको मैं डेविल्स ट्रायंगल बोलता हूँ, इसमें उन्होंने उनका सपोर्ट बढ़ाया है। सपोर्ट जो बढ़ाना मतलब उनका सिर्फ एक केंद्र बिंदु है
कि हिंदुस्तान को किसी भी तरह, चाहे चिकन स्नेक हो या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो या ग्रेटर बांग्लादेश का जो मैप किसी ने निकाल के दिखा रहा था, ये सारे कैसे कामयाब हासिल हो पाएंगे, उसकी तरफ वो काम अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। उसके साथ डोंट बी सरप्राइज्ड, नेपाल भी आ जाएगा थोड़े दिन के अंदर, मैं कह रहा हूं, या भूटान भी आने वाला है। तो इसलिए अलार्म क्रिएट नहीं करना है, हमें मिलजुल के हर देशवासी को ये सोचना चाहिए कि भाई ये सरकार जो है, सरकार क्या है, हमारे बिना कोई सरकार नहीं होता, हमें सरकार को मदद करना चाहिए, हमें सोल्यूशन देना चाहिए, सोल्यूशन प्रोवाइडर। और उनको कोई चीज अगर होने वाला है, किसी को खबर आता है या अंदाज आता है, उसको बोलना चाहिए कि ये होने वाला है। जैसे आपका जम्मू कश्मीर में एक हेड कांस्टेबल को मारा, पुलवामा में अब दो जो इमिग्रेंट जो वर्कर है, माइग्रेंट वर्कर जो लेबर क्लास के हैं, कुलगांव में 2 जना को मारा है। तो वो क्या है, 2 अलग अलग चीज मैसेज दे रहे हैं। एक तो माइग्रेंट वर्कर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा जब तक ये वर्कर वहां नहीं जाएंगे। सैफरन होता है ना, ये कहाँ पे, पुलवामा में ये हाई क्वालिटी, ईरान में एक है सुपीरियर क्वालिटी, उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी इंडिया का माना जाता है सैफरन जो होता है। तो सैफरन यहाँ पे जो पैदा करते हैं, पहले कश्मीरी वहां पे खुद उसको टिलिंग करते थे और उसका मेंटेन करते थे, हार्वेस्ट करते थे। आजकल मेरे को रिपोर्ट मिलने लगा है कि ये बाहर के वर्कर्स वहां पे लगा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर वहां पे ज्यादा काम नहीं कर पा रहे उधर। सो ये अलग अलग किस्म इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आपका जवाहर द्रास के आसपास एक टनल बन रहा है, कारगिल का जो डिस्टेंस उसको कम करना चाहते हैं। पहले 12-12 दिन लगते थे हमें कारगिल पहुंचने के लिए या लेह पहुंचने के लिए थ्रू श्रीनगर। अभी आप श्रीनगर से बैठेंगे, या आपका तो वंदे भारत जो है वो चेनाब ब्रिज के ऊपर जाके श्रीनगर स्टेशन तक जाके रुकती है। मतलब वो इंटीग्रेशन, पाकिस्तान का ये एम था। जफर एक्सप्रेस का जो एम्बुश हुआ था 11 मार्च 2025 को, उसके आसपास उन्होंने एक टारगेट बनाया था कि किसी भी तरह वंदे भारत लॉन्च नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन हो गया। हिंदुस्तान ने डट के उसका जवाब दिया, तो कोई चीज को रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी या काउंटर स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान का। इंसर्जेंसी या प्रॉक्सी वॉर खत्म नहीं होगी। ये छोटे छोटे अभी उन्होंने टारगेटेड किलिंग किया है, अलग अलग मीन्स, अलग अलग मतलब, टूरिज्म के ऊपर इम्पैक्ट होना चाहिए। माइग्रेंट वर्कर आ रहे हैं, ताकि इनको अगर 2 मार देंगे बाकी आना बंद कर देंगे, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना तेजी से हो नहीं पाएगा। अमरनाथ यात्रा में पुलिस को मारे हैं, ताकि ये पुलिस वालों को भी बता रहे हैं कि भाई बाकी सारे आप हमारे रडार में हो, टारगेट लिस्ट में, ठीक है कि नहीं। आप सुस्त हो जाओ, ढीले हो जाओ और हमला करना चाहिए, ताकि ज्यादा लोग जो आ रहे थे या प्लान किए हैं अमरनाथ यात्रा के लिए इतना ना आए, ताकि ये जो संकट आ रहा है विश्व में कि हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर वैली जो है, इट इज ऑल गुड, अंडर कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी पूरी तरह है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, वो उसको एक नकारात्मक एक सिग्नेचर दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान अभी डूब के मरने वाला है। पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, आपका डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, कोई भी चीज बोलते हैं, मिलिटरीली डेली 20 से 25 लोग मर रहे हैं, पुलिस फोर्सेस मारे जा रहे हैं, और आपस में पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और मिलिट्री का जो वर्टिकल है, इनके बीच में काफी दरार आने लगा है। मिलिट्री के अंदर आईएसआई और मिलिट्री लीडर जो है मुनीर, इसके बीच में बातचीत पहले जैसा होता था, एक सुझाव देता था आईएसआई, उसको मुनीर साहब मानते थे, आजकल वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं भेदभाव दिखने लगा है, जूनियर और सीनियर के बीच में काफी तनाव बढ़ती जा रही है। और उन्होंने, क्योंकि मुनीर साहब जब वो बन गए फील्ड मार्शल, अभी तक चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वही है। एक चीफ ऑफ द आर्मी एक ज्यादातर कितना 2 से 3 साल होता है, अगर आप 3 साल से बढ़ा देंगे, उससे पहले बाजवा साहब थे, उनका एक्सटेंडेड टेन्योर रहा 3-6 साल के करीब करीब। अगर चीफ ब्लॉक हो जाता है तो उसके नीचे वाइस चीफ होते हैं, उसके नीचे डिप्टी चीफ होते हैं, कोर कमांडर्स होते हैं, तो ये सारे एक प्रमोशन स्टैग्नेट हो जाता है। कोई भी संस्था में स्टैग्नेशन होता है, ये इट लीड्स टू लॉट ऑफ डिमोरलाइजेशन से लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, और इससे धीरे धीरे नीचे की तरफ उसकी प्रभाव बढ़ती है, और लोग जो है यूनाइटेड होकर काम करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, एक फौज की तरह करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। लेकिन कमिंग बैक टू द इशू वेस्ट बंगाल का जो आप कह रहे हैं, आप अगर वीडियो को ज्वाइन करेंगे, ये इसी तरह अभी पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट करना है। एक यहाँ पे दिखा रहे हैं, जितने आज के दिन में कितने 11 या 12 स्टेट है जहाँ पे बीजेपी लीडरशिप मेरे ख्याल से गवर्न कर रहे हैं।
11-12 स्टेट में, डोंट बी सरप्राइज्ड, हर एक चीफ मिनिस्टर को वो पक्का टारगेट कर रहे होंगे। चाइना का मदद से आईएसआई ये लीड रोल कर रहा है और अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। मार्को रूबियो जब हिंदुस्तान में आए थे कोई मीटिंग के लिए, मेरे ख्याल से उस समय क्वाड का कोई फॉरेन मिनिस्टर का, क्यों कोलकाता के पास जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियन मिशन है वहां जाके क्यों मिशनरी से, ठीक है ना, तो उनको किस लिए जाने का मतलब क्या है? और सबसे पहले वहीं गए थे वो। जाने का मतलब यह है कि मिशनरी हैज बीन इंडल्जिंग इन all kinds of activities which are inimical to the growth story and secularism of India, number one, क्योंकि वो कन्वर्जन में उनका हाथ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा क्रिश्चियन माइनॉरिटी उसका संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और उनका एनजीओ अलग अलग है, एनजीओ के जरिए से, इसलिए तो एफसीआरए जो बिल पास हुआ है या पार्लियामेंट में टेबल हुआ है, मेरे ख्याल से एफसीआरए बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, शायद अगर पास हो गया है मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान का सर कल उस पे, कल यानी कि संडे, आज हम सैटरडे नाइट है, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब शो माना जाएगा कल संसद में ये जा रहा है और उम्मीद है कि पास हो जाएगा। ये पास होना चाहिए किसी भी तरह, अगर नहीं होता है मैं तो सुझाव दूंगा आपके चैनल के थ्रू इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको लागू करना चाहिए, नहीं तो आपका हिंदुस्तान में खा जाएंगे ये सब क्रिश्चियन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मिशनरी या और कोई नाम है इसका, कतर क्या मुस्लिम ब्रदरहुड वो फैल रखा बांग्लादेश, वो भी अंदर प्रवेश करके रेडिकलाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं और उनका और घुसपैठ हो गया, झारखंड में हो गया है। सो ये अलग अलग जगह बढ़ रहा है, तो इसलिए एफसीआरए एक बहुत बड़ा ठोस कदम है। मैं तो कहूंगा सरकार को ये इसी तरह सीए को भी उन्होंने काफी इफेक्टिव करना चाहिए, यूसीसी अप्लाई करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा एक कदम उठा रहा है सरकार और इसको किसी भी तरह पास करके इम्प्लीमेंट करना निहायत आवश्यक है। उम्मीद करते हैं सर कल यानी संडे को ये संसद में, सदन में चर्चा के लिए फ्लोर पे जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि पास हो जाए एफसीआरए अमेंडमेंट। सर एक सवाल जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अब जबकि सारी चीजें हमारे सामने, तो आपको क्या लगता है कि भारत को कन्वेंशनल बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ जो हाइब्रिड थ्रेट्स हैं उन पर भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा, और अब जबकि ये पहचान के आधार पर इस तरह से मजदूरों को टारगेट किया जा रहा है, प्लस हमारे सीएम्स और देश भर में जो जिस तरह की चीजें टारगेट हो रही हैं, भारत का जवाब क्या होगा? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया है। भारत का जवाब जो है एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आप बेसिकली भारत का काउंटर स्ट्रेटेजी के बारे में पूछ रहे हैं। ये तीनों का जो पहलू मैंने बताया, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म, ये हो सकता है कि 2 से 5 साल, 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, इस तरफ जो भी सरकार को जैसे ठीक लगे, और ये अलग अलग लेवल पे, एक देश का नेशनल लेवल और उसका एक रीजनल लेवल और एक लोकल लेवल पे होना चाहिए। तो अलग अलग मुद्दों के ऊपर काम करना निहायत जरूरी है। अगर जम्मू कश्मीर में सिलेक्टेड और टारगेटेड किलिंग हो रहा है, इसका मतलब हमारा इंटेलिजेंस इसको अंदाज पहले से नहीं लगा पाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं कंप्लेसेंसी हो गई है, हम ज्यादातर धुरंधर 1 और 2 की तरफ हमारा दिमाग चला गया शायद। और इंटेलिजेंस, अगर आपको श्रीनगर वैली में डोमिनेंट, ये नहीं कि फौज काम नहीं कर रही है, ये नहीं कि पुलिस और बीएसएफ या सीआरपीएफ काम नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इतना बड़ा एक राज्य है, कर रहे हैं तभी तो हम सुरक्षित है, अगर ना करें तो एक दिन में पता चल जाता है। कहीं ना कहीं मिस आउट हो रहा। गन्ने में कोई चैनल में बैठा था, कोई एक हमारे को पैनलिस्ट बड़े काफी अपसेट होके सरकार को गाली गुलज दे रहे थे कि भैया, वो कह रहे थे कि भाई हम तो ऑर्डिनरी सिटीजन है। मैं क्या, ऑर्डिनरी सिटीजन हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिटीजन हो, सब सरकार के हिस्से हैं, आपका भी जिम्मेवारी है उतना जितना सरकार के, सबको मिलके करना है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो परिस्थिति है ये एक असाधारण परिस्थिति है, साधारण नहीं है, असाधारण बॉर्डर स्टेट है। पिछले कोई साल से प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, सबको मालूम है पाकिस्तान कभी प्रॉक्सी वॉर को बंद नहीं करेगा। पहलगाम जैसे घटना होने से पहले ये छुटपुट करेगा, वो उसी साइकिल को रिपीट करने की कोशिश करेगा। पहलगाम से पहले आपको अगर याद होगा वो टारगेटेड किलिंग करता था, और टारगेटेड किलिंग, और उसके बाद लोगों को थोड़ा एम्पावर करने की कोशिश किए। क्योंकि ये जो टारगेटेड किलिंग है ये बहुत मुश्किल होता है। एक समय था जब श्रीनगर में 5 से 8 हजार करीब टेररिस्ट थे,
आज के दिन में बड़े मुश्किल से 50 से 60 टेररिस्ट है, कोई कोई जगह आपका 100-150 होंगे ज्यादा, लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक 50 से 60 टेररिस्ट है। उसमें कुछ है फॉरेन टेररिस्ट, कुछ है लोकल टेररिस्ट। ये जो कुलगांव वाला है, इसको लोकल टेररिस्ट ने मारा है। ये इसका नाम कुछ लियाज भट्ट या ऐसा कुछ नाम है। यस सर। घानी को पहले उन्होंने कोई ऑपरेशन में उसको न्यूट्रलाइज किया था। इसको ये जो है हमारा फौज के ये वॉच लिस्ट में नहीं, इसको टारगेटेड लिस्ट में है। ये 2-3 ऑपरेशन से ये फिसल निकल रहा है। अभी शायद चंद एक दिनों के अंदर ये पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। तो इसी तरह जो पहलगाम की तरफ है, क्योंकि 2 अलग अलग पहलू है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके लिए जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उसको टारगेट किया। एक तरफ आपका टूरिज्म के ऊपर, जो पहलगाम हमारा जो पिलग्रिमेज है, उसको लोगों को डिस्करेज करने के लिए वो इस तरफ किए हैं, ताकि आने वाले समय में ये जो जब तक अमरनाथ यात्रा चलेगा तब तक ज्यादा लोग ना आए। तो इन चीजों को इफेक्टिवली अगर आप उसको गवर्न करना चाहते हैं या प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो इंटेलिजेंस है सबसे शुरुआत। इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करना, टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, और आजकल जो हाइब्रिड इंटेलिजेंस जैसा आप कह रहे हैं, ये हाइब्रिड इंटेलिजेंस लोगों के मदद से, लोगों को पता होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे जो साथी भाई बैठे थे पैनल पे, हमारा क्या काम है, हम तो सिटीजन है। अरे भैया, सिटीजन का ही काम है आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हर जवान जो मरता है, ठीक है, सबको मिलजुल करना चाहिए। यहाँ पे एक लोगों के साथ रहना है। दुकानदार जी और जितने सारे हार्डवेयर शॉप हैं, उनका भी एक दायित्व बनता है, उनको भी खबर देना है कौन नाइट्रोजन ये लेके जा रहा है, फर्टिलाइजर लेके जा रहा है, कौन फलाना एक्सप्लोजिव जिसमें मॉडिफाई करके आईडी बना सकते हो, उनको भी खबर देना है। कौन वो पैलेट ले जा रहा है जो आईडी में मिलाते हैं, उनको भी खबर देना है। तो इसीलिए सबको मिलजुल के काम करना है, सिक्योरिटी अपैरेटस को मदद करना है, ताकि आने वाले समय में ये इक्का दुक्का जो हो रहा है सिलेक्टेड टारगेट के लिए कि बढ़कर पहलगाम जैसा इंसिडेंट ना हो जाए। इसी तरह वेस्ट बंगाल में ये जो DGISPR ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने 3-4 बार जगह जो बयान दे चुके हैं कि अगले बार हिंदुस्तान कुछ करता है तो हम ईस्टर्न फ्लैंक से कुछ एक्शन, ये एक एक्शन है। चीफ मिनिस्टर साहब को जो टारगेट कर रहे हैं जैश ए मोहम्मद, वो चीफ मिनिस्टर साहब को हरकत को स्टडी कर रहा है कि सुबह कितने बजे उठते हैं, उठने के बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, चाय कितने बजे पीते हैं, ऑफिस कितने बजे जाते हैं, किससे मिलते हैं, लोगों से कब दरबार होता है उनका, इस किस्म की हरकत वो स्टडी कर रहे हैं। और यूनिफॉर्म पहन के, आपका ही रिपोर्ट या किसी का रिपोर्ट में पढ़ा था, वो तो कोशिश कर रहा था कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके अंदर घुसपैठ करके वो कुछ वहां पे करेक्ट, वहां पे भी कुछ वो करने की कोशिश करे। तो इस तरफ अलग अलग किस्म की हाइब्रिड वॉरफेयर में पक्का हिस्सा लेगा, क्योंकि कन्वेंशनली स्पीकिंग आज के दिन में पाकिस्तान का एक डिवीजन नहीं तो 1 से 2 ब्रिगेड की नफरी आपका सऊदी अरेबिया में है। उसका कुवैत के साथ एग्रीमेंट हो चुका है, कुवैत में भी कुछ फोर्स उसको भेजना पड़ेगा। प्लस उसका देश के अंदर जगह जगह उसका टेररिज्म ऑलरेडी फैल रहा है। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, आपका गिलगित बाल्टिस्तान हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हो, ऊपर से उन्होंने ये खोल दिया। तो एक तो तालिबान अफगानिस्तान वो भी धमकी दे रहा है, डे टू डे अटैक होते जा रहा है। तो ऐसा हालत में पाकिस्तान का जो परिस्थिति है बिल्कुल हाथ के बाहर हो चुका है। अभी वो कुछ करेंगे मेरे अंदाज के मुताबिक, करे ना भी करते फिर भी हमें तय रहना है। और कैसा रूप और रंग लेंगे, क्या वो हाइब्रिड फॉर्म में अटैक करेंगे या दूसरा कोई बम ब्लास्ट होगा या सीरियल ब्लास्ट का जो प्लान पहले था कि 10-12 सिटी सेंटर्स हमारे जो अलग अलग स्टेट में एक टाइमिंग में, पहले जैसे 90s में हुआ करता था सीरियल ब्लास्ट, ऐसा करने जा रहे हैं, या किसी का किडनैपिंग होगा या हाईजैकिंग हो सकता है। और मेरा तो ये कह रहा है दिमाग, वो कई सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्सेलेंस उसको हिट कर सकता। हो सकता है कि इसरो या स्पेस सेंटर, अभी हमारा जो सिविलियन स्पेस फैसिलिटी सक्सेसफुल हुआ है विक्रम, तो ऐसा भी टारगेट हो सकता है। ऐसा जगह है जहाँ पे हमारे जूनियर यंग साइंटिस्ट हैं, काफी मात्रा में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। डाटा सेंटर्स हमारे बड़े हैं। अभी हमारा जैसे कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पहले 1800 होते थे, आजकल 2100 हो गए हैं। ये एक बैक ऑफिस की तरह काम करता है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री।
तो ये भी टारगेट हो सकता है। और ये सारे जो बड़े बड़े हाई टेक वाला जो प्लेटफॉर्म है उसमें कूलिंग वाला एक सेक्शन होता है, वो कूलिंग सेक्शन बड़ा डेंजरस होता है। अगर वो कूलिंग, क्योंकि 24x7 365 डेज राउंड द क्लॉक काम करते रहता है, जिसके वजह से हीट बहुत जनरेट होता है। हीट को जब तक कूल नहीं किया जाएगा, वो हीलियम गैस से कूलिंग किया जाता है, प्लस कुछ उसके कंट्रैप्शन होते हैं, चंद कंट्रैप्शन काफी सेंट्रल होता है। अगर उसके ऊपर कुछ कुछ बाधा आता है या काट पीट होती है या धमाके के साथ ब्लास्ट होता है, कूलिंग अगर नहीं होगा, पूरा डाटा सेंटर बंद हो जाएगा। पूरा डाटा सेंटर बंद हो जाता है, आपका ग्राफिक प्रोसेसिंग, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पूरा एकदम डिस्ट्रॉय होने का खतरा है। तो इसीलिए पाकिस्तान को सूझबूझ से कदम उठाना चाहिए, एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिस तरफ यूक्रेन और यहाँ पे ईरान में लड़ाई हो रहा है, आयरन डोम लगा दिए, एयर डिफेंस का जो आपने S-400 का लगा दिया, जैसे सिंदूर के टाइम में हुआ था, या आकाश तीर लगा दिए, अलग अलग हथियार जो है लगा दिए, सबको प्रोटेक्शन। जरूरी नहीं है कि वो इस तरफ हमला करेंगे। हो सकता है ये एका दुक्का सिलेक्टेड टारगेट, एक ड्रोन लेके कोई अगर फायर कर देता है, मान लीजिए आज हमारा जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो पूरा देश का वो तो ये सेंसेशन नहीं बल्कि ये एक जेन्युइन सीरियस एक थ्रेट हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल ठीक सर। है, इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेस है हमारे पास, और पैसा को हमें ऐसा ये करना चाहिए ताकि कोई लंबे लड़ाई के अंदर ना घुसे। हम लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और बड़ा डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, और बोल के हम मारेंगे एक बार पिन पॉइंटेड। अगर ये टीआरएफ जिम्मेवारी लिया है, द रेजिस्टेंस फोर्स, लश्कर तैयबा का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर में मान है, तो इनका लश्कर तैयबा कहाँ पे है? मुरिद के में, ठीक है नहीं, बहावलपुर में आपका जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। जी तो आपको टारगेट करना चाहिए। अगर मुरिद को बदल के उन्होंने आगे आ गया है, मेरे खबर के मुताबिक स्टेजिंग कैंप आगे आ चुका है। हाँ वो थोड़ा सर, वो अंदर की तरफ, हाँ जी थोड़ा सा। हाँ, वो सिविलियन जो पॉपुलेशन सेंटर है, हर एक मिलिट्री पोस्ट के साथ जुड़ा हुआ है एक सिविलियन पॉपुलेशन सेंटर, वो टीआरएफ जो है वहां तक आ रहे हैं। और उनका जो बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के जो डिप्लॉयमेंट है पाकिस्तान आर्मी का, उसके आगे बॉर्डर तक बीच में जो सेफ हाउसेस है, ये सेफ हाउसेस का मदद लेते हैं, उसके बाद जाके बॉर्डर पार करते हैं। तो ये सारे उनका जाने आने का रास्ता, कहाँ कहाँ होल्ड करते हैं, टाइमिंग क्या होता है, इसको स्टडी करके अच्छा एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, ताकि हम रोक सकते हैं प्रोएक्टिवली, ना कि हिंदुस्तान के अंदर ये सिलेक्टेड किलिंग बढ़ते जाए। इसी तरह अमरनाथ यात्रा किस तरफ सक्सेसफुल हो पाएगा, उसके लिए हमें सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। परेशान और ये पैनिक नहीं करना है, ये होएगा, ये पाकिस्तान करेगा, हम सबको पता है। ये पाकिस्तान जो है वो द्रास वाला जो टनल बन रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है वो टनल को तोड़फोड़ करने के लिए, ताकि हमारे उसके बीच में से रास्ता ना जा पाए। आगे तो प्लान बन रहा है, ट्रेन लाइन बनेगा, रेलवे लाइन, कहां तक? सीधा लद्दाख तक, ले तक जाएगा। ये ले से आगे भी जाएगा, खारदुंगला को पार करके सियाचिन बेस कैंप तक। तो पाकिस्तान नहीं चाह रहा है कि इनकी प्रोग्रेस हो, वो किसी भी तरह रोकथाम करना चाहते हैं। लोगों का, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका अटेंशन वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। और ऐसा अभी जो ऑलरेडी अलग अलग होने लगे हैं, अलग अलग ग्रुप हथियार उठा के लड़ाई कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, बिल्कुल ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, हर तरफ। हाँ, गैल्वेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यही है इनका प्रयास। लेकिन हिंदुस्तान को गार्ड लोअर नहीं करना चाहिए, हमें मिलजुल के रहना चाहिए, और सबका एक दायित्व बनता है कि सरकार को मदद करें, सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद करें खबर के जरिए से। और शैकिया हरकत होता है, चाहे आप सोसाइटी में रह रहे हो, कोई कॉलोनी में हो, सबका कुछ ना कुछ जिम्मेवारी बनता है नेशनल सिक्योरिटी के तहत। बिल्कुल सर। और जैसे कि सर ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर पर खड़े एक सोल्जर की जिम्मेदारी नहीं होती, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस, आर्म फोर्सेस, पॉलिसी मेकर, सरकार, नागरिक और हमारे जैसे सभी लोग उसमें शामिल है, सबकी साझी जिम्मेदारी होती है। अगर किसी भी टेरर कॉन्स्पिरेसी या सिक्योरिटी थ्रेट की रिपोर्ट सामने आती है, तो उनका जो अंतिम सच सिर्फ आधिकारिक जांच और सबूत जो है वो ही तय करते हैं। इसीलिए हमें अफवाहों से नहीं, बल्कि वेरीफाइड जो सोर्सेज हैं, फैक्ट्स हैं, उनके हिसाब से हमें इन सारी चीजों को समझना चाहिए। और हम जो बात करें, ये रिपोर्ट्स और जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, उनके आधार पर बात करें। लेकिन एक मजबूत देश वही होता है जो हर चैलेंज को, हर डेंजर को सामना करने की हिम्मत के साथ खड़ा रहे, लेकिन हर नतीजे पर पहुंचने से पहले सबूत का इंतजार भी करना चाहिए।
और उस सबूत के साथ मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। तो मैं हूं उमर जैदी और आप सबका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।